नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 27 मार्च 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको यूपीएससी का सारा मटेरियल मिल जाएगा, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में। ये टॉपिक प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में भी बन सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट यही है, अब एक फॉर्मर जज थे जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये देखो, एग्जाम्पल के रूप में आप किसी पार्टी का नाम नहीं लिख सकते, किसी पर्सन का नाम नहीं लिख सकते। यूपीएससी में इन दोनों चीज़ों को खास करके अवॉइड करना है। तो आप ये डायरेक्ट ऐसे एग्जाम्पल के रूप में नहीं यूज़ कर सकते। वैसे ही कर सकते हो कि रिटायरमेंट के बाद में कई जज है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। बाकी किसी का नाम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि नंबर कट जाते हैं उससे। अब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के बारे में बात करें या न्यायपालिका को निष्पक्ष रखने के लिए हमारे संविधान में काफ़ी सारे प्रोविजन किए गए। क्या क्या प्रोविजन किए गए, पहले तो इसको देखेंगे। प्रोविजन के बारे में बात करें, हमारे संविधान में है ना, प्रावधान किया गया है कि जो भी न्यायाधीश होंगे उनकी सैलरी भत्ते होंगे, उनके वेतन भत्ते होंगे, ये कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया पर निर्भर करेंगे। कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? ऐसा फंड होता है जिस पे अगर जो भी वहाँ से पैसे वगैरह कटते हैं तो उस पर कोई बहस नहीं होती है, कोई मतदान वगैरह नहीं होता। तो ये जो न्यायाधीश होते हैं, इनके जो फंड होते हैं, इनकी जो सैलरी होती है, वो कंसोलिडेशन इंडिया फंड ऑफ इंडिया पर निर्भर करती है, मतलब उससे डायरेक्ट कट के आती है। तो इसमें कोई इंटरफेरेंस कर नहीं सकता है। ये क्यों किया गया? ताकि इनको कोई बीच में नहीं बोल दे कि आप है ना ज्वाइनिंग कर लिए, आपकी सैलरी कम ज़्यादा कर दी जाएगी अगर आपने हमारे पक्ष में काम नहीं किया तो लालच नहीं दी जाए। इसलिए इनके जो वेतन भत्ते होते हैं, सैलरी होती है, वो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया पर निर्भर करती है। दूसरी, इनके जो कार्य किए जाते हैं इनके द्वारा, उस पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो सकती है। इसका क्या फ़ायदा? अगर इनके कार्यों पे पार्लियामेंट में चर्चे होंगे तो इनको क्या लगेगा कि इनकी जो भी जस्टिस होते हैं, जो भी न्यायाधीश होते हैं, तो अपनी जजमेंट प्रभावित हो जाती है कि हमारे पे चर्चा होगी, लोग हमें देखेंगे। तो ये जजमेंट प्रभावित ना हो, इसलिए इनके कार्यों पर संसद में चर्चा नहीं की जाती है। इनके पास में न्यायिक अवमानना की भी शक्ति है। अगर इनके खिलाफ कुछ ऐसी बात बोली जाए जो इनकी अवमानना करती हो तो इन पर चार्ज भी लगा सकता है, उस अपराधी भी घोषित किया जा सकता है, साथ में दंड भी लगाया जा सकता है। और न्यायपालिका को एक अलग अंग के रूप में बनाया गया है। 3 अलग अलग बॉडीज होती है। एक होती है एग्जीक्यूटिव, दूसरी लेजिस्लेटिव, तीसरी होती है जुडिशरी। तीनों को अलग अलग इंडिपेंडेंस रखा है। ये तीनों एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंस का काम करती है। ये अपने अपने एरिया में काम करती है, एक दूसरे के इंटरफेयर करती नहीं है। अगर एक गलत कर रही है तो दूसरा उसे रोकने का काम करता है। कैसे? अगर एग्जीक्यूटिव गलत कर रही है तो उसे लेजिस्लेचर द्वारा रोका जाएगा, लेजिस्लेचर कुछ गलत करा तो जुडिशरी द्वारा उसे रोका जाएगा। तो ये तीनों मिलकर एक दूसरे पर चेक्स और बैलेंस निभाने का काम करते हैं। अब इसी चेक्स और बैलेंस के थ्रू कुछ प्रोविजन किए गए, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद में है ना, कोई भी न्यायाधीश है वो किसी पब्लिक जॉब में काम नहीं कर सकता है। मतलब कोई न्यायाधीश है या कोई आईएएस ऑफिसर है, वो रिटायर्ड हो गया है, तो रिटायर होने के तुरंत बाद है ना कोई गवर्नमेंट जॉब ले नहीं सकता है। क्या क्यों, मतलब लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर ले ले तो ये क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर कोई मैं न्यायाधीश हूँ, ठीक है, मैं जज हूँ, मेरे को पता है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद में मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अभी पार्टी में जैसे कि सत्ता में बीजेपी है, अभी बीजेपी के मैं पक्ष में रूलिंग दूंगा, जो भी मैं जजमेंट दूंगा बीजेपी पक्ष में दूंगा, क्योंकि वो मेरे से खुश होंगे। तो मेरे को जो भी मेरे रिटायरमेंट के बाद में मेरे को अच्छा इसका फ़ायदा मिलेगा और मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो मैं भविष्य का सोचूंगा, तो ये मेरी जो जजमेंट होगी उसको प्रभावित करेगा। तो ऐसा प्रावधान किया गया कि मेरी जो रिटायरमेंट के बाद है ना, मैं कोई जॉब ही नहीं ले सकता हूँ। ये इसलिए किया गया है, मतलब कोई न्यायाधीश वगैरह है वो रिटायरमेंट के बाद में एज ए वकील काम नहीं कर सकता है, और कोई यूपीएससी वगैरह का है मेंबर, मतलब आईएएस ऑफिसर वगैरह रिटायरमेंट के बाद में वो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता है। इसीलिए सारा प्रावधान किया गया है। बट अब ये मुद्दा कहाँ आ जाता है? ये तो बात कर ली हमने गवर्नमेंट जॉब के बारे में। जब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक पार्टी में शामिल होना, यानी पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उसमें शामिल होना, वहाँ पर भी क्या मना किया गया है? मतलब कोई भी जज है या कोई भी सिविल सर्वेंट है, वो रिटायरमेंट के बाद में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, नहीं कर सकता? तो वहाँ पर वो कर सकता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत का विषय बन गया है। अब कोई भी जो सिविल सर्वेंट या न्यायाधीश है वो रिटायरमेंट के बाद में सीधा ही पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान उनकी जजमेंट में देखने को मिलता है। जब उनके लास्ट ईयर के जजमेंट होते हैं उनमें इनका नुकसान देखने को मिलता है। इससे क्या होती, लोगों का जुडिशरी पे भरोसा उठ जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि लोग है ना जुडिशरी पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं कि जुडिशरी कभी हमारे साथ गलत नहीं करेगी। जो जुडिशरी के इस प्रकार से डिसीजन आएंगे ना तो लोगों का भरोसा उठ जाएंगे। ये जो है ना, इस प्रकार से राजनीतिक दलों को ज्वाइन करना, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ी बाधा बनी है। अब इसके खिलाफ में, इसके अगेंस्ट में कुछ तर्क भी दिए जाते हैं। सबसे पहला तर्क यही है, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में बाधा बनती है। दूसरा,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है, जिसके खिलाफ आपको निर्णय देना है, आप उसी के पक्ष में जाके काम करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, काम करने में बाधा आएगा, इंडिपेंडेंसली वो काम नहीं कर पाएंगे। जो जनता है उनका भविष्य मतलब उनका भरोसा उठ जाएगा, जुडिशरी पे भरोसा नहीं रहेगा। तो ये इसके खिलाफ तर्क दिए जाते हैं। कुछ पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं। पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? सबसे पहले हमारे संविधान है ना, वो हमें भारत के हर एक नागरिक को अधिकार देता है कि वो चुनाव लड़ सकता है और चुनाव दे सकता है, मतलब इलेक्शन में भाग ले सकता है। वो किसी को भी मत दे सकता है, वोट दे सकता है और खुद चुनाव लड़ सकता है। ये कौन देता है राइट? ये हमारे संविधान के द्वारा राइट दिया जाता है। तो एक संवैधानिक राइट का मतलब जो अधिकार होते हैं, मूल अधिकार, उसमें भी कहा गया है इस प्रकार से किसी को वंचित नहीं किया जाता है। तो संवैधानिक राइट की बात की जाती है। साथ ही साथ में ये डेमोक्रेटिक वैल्यू, जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, उनके भी खिलाफ है। अब ये डेमोक्रेटिक वैल्यू को किस प्रकार से खिलाफ है? डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या होती है? लोकतांत्रिक सिद्धांत यही है कि किसी भी को है ना वंचित नहीं रखा जाए। कोई भी नागरिक है भारत का, वो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में भागीदार बन सकता है, तो उसे रोका नहीं जा सकता है। तो कुछ इसे पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं। पहला संवैधानिक तर्क दिया जाता है, दूसरा लोकतांत्रिक तर्क दिया जाता है। अब ये पक्ष में देख लिया, विपक्ष में भी देख लिया। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्या किया जा सकता है इसमें? अब कुछ मामले में सही भी है कि भाई हाँ, इनको भागीदार बनाना चाहिए, रोका भी नहीं जा सकता है। कुछ मामले में गलत है, अगर ये भागीदार बनेंगे तो इनका फैसला में असर दिखेगा। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड होना चाहिए, पहला पॉइंट ये हो सकता है कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसमें और ये जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, इन दोनों के बीच में संतुलन यानी कि बैलेंस अपनाने का काम है। किस प्रकार से बैलेंस होना चाहिए कि ऐसा बैलेंस इसमें लाओ कि जिससे आप इंडिपेंडेंस रूप से काम भी कर सको और जो पार्टिसिपेशन भी कर सको। इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए कूलिंग पीरियड का वो टर्म है, उसे अपनाया जाना चाहिए। कूलिंग पीरियड क्या होता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक कूलिंग पीरियड का योजना लाई गई थी। इसमें क्या था, कोई भी अगर सिविल सर्वेंट है या न्यायाधीश है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग 2 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2 साल बाद में वो चुनाव लड़ेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग, मैं मेरा पर्सनल व्यूज़ दे रहा हूँ इस पर, 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इससे क्या होगा, 6 साल में है ना, 5 साल में नई सरकार आ जाएगी और 5 साल बाद में अगर वो चुनाव लड़ेगा तो जो अभी पार्टी है ना, वो ऐसी, अभी मैं काम कर रहा हूँ एज ए जज, ठीक है जी, अब मेरा है ना रिटायरमेंट हो गया, तो मुझे लगा अभी तो बीजेपी की सरकार है तो मैं इनके पक्ष में दूंगा, लेकिन मैं तो चुनाव लड़ूंगा 6 साल बाद में, तब पता नहीं किसकी सरकार होगी, तो मैं किसी की पक्ष में यानी कि फेवर में नहीं दूंगा जजमेंट। तो इसके लिए ये टर्म किया जाता है, एक कूलिंग पीरियड का टर्म अपनानी चाहिए, मतलब कूलिंग पीरियड को अपनाना चाहिए। इतने साल तक वो रिटायरमेंट के बाद है वो किसी भी चुनाव में नहीं लड़ सकता, किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। पहला तो ये किया जा सकता है। दूसरा, जुडिशरी को भी इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि हर बार न्यायालय हस्तक्षेप करता है, तो जुडिशरी को इस पर संज्ञान लेना होगा कि किस प्रकार से न्यायाधीश है वो इस प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो कि जुडिशरी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पे लोगों का वो कम कर रहा है, मतलब लोगों की भरोसा उठ रहा है इससे, तो जुडिशरी को आगे आना होगा। फाइनल आप कंक्लूजन में यही लिख सकते हो कि जो संवैधानिक संस्था है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बना के रखना है, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है उनको सही से काम करना होगा, उनको सही से परफॉर्म करना होगा। इसके साथ साथ जो सिविल राइट है, जो लोगों के राइट है, उनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसलिए कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। और एक प्रिंसिपल है, जस्टिस सीन टू बी डन, मतलब न्याय होता हुआ दिखना चाहिए, इसका सिद्धांत है, उसको भी अपनाना चाहिए और उसे अपहोल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लोगों का जुडिशरी पे भरोसा है, वो लोग बना रहेगा, तो ही देश अच्छे से काम कर पाएगा, तो ही लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहेगी, नहीं तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो काम नहीं कर पाएगी। इस प्रकार से आप कंक्लूजन पे देख सकते हो। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से संबंधित। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम से संबंधित है। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ तो देखो आप काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आ ही रहा है, आप सबको पता ही होगा। वही सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम थे उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। और उसके बाद में SBI को कहा है कि आप जो भी बॉन्ड है उसका पूरा विवरण दो। फिर SBI ने कुछ टाइम तक नाटक किए, फिर बोला कल देंगे, ऐसे ऐसे बहाने दिए, अलग अलग टाइम बताया, पर फाइनली SBI को वार्निंग दी गई कि हमें तो ये चाहिए किसी भी हालत में। तो SBI ने काम किया, दिन रात चला के कैसे भी करके इनके जो भी पुराने कल्चर था उसको छोड़ के, और इन्होंने सारे जो बॉन्ड थे वो अपनी वेबसाइट पे जारी कर दी, इलेक्शन कमीशन को दे दी, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे ये बॉन्ड की सारी जो लिस्ट थी वो जारी कर दी है। तो ये तो सारी न्यूज़ थी। अब इनमें पढ़ना नहीं क्योंकि राजनीति हो गई। एक बार इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में देख लो, क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, तो इस बार डेफिनेटली प्री और मेंस में इस पर क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा 100%। क्या क्वेश्चन बन सकता है? प्रीलिम में यही क्वेश्चन बनता है। आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी,
इसे जारी किया गया था 2019 में। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी कंपनी है, जैसे कि कंपनी मान लो ये एक कंपनी है, इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी है बी, उसको देना है फंड, तो फंड देने के लिए क्या करेगी, ये एक कंपनी जाएगी एसबीआई में, मतलब वो ओनली एसबीआई, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी पार्टी को फंड देना है तो आप एसबीआई में जाके ही बॉन्ड खरीदो। तो ए नाम की कंपनी है, ये जाएगी एसबीआई में, यहाँ पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जमा वगैरह जो भी करना होगा वो करवाएगी, और यहाँ से लेगी फंड, पैसे जमा करवाएगी। पैसे कितने जमा करवा सकती, मिनिमम 1000 रुपये, और फिर 10,000, फिर 15, 50,000, लाख, ऐसे मिनिमम कितने भी कर सकते हो आप। तो वैसे आपने 1000 रुपये मिनिमम जैसे जमा करवा दी और आपको एक बॉन्ड दे दिया जाएगा। आप ये बॉन्ड लेके कहाँ जाओगी, आप जिस भी पार्टी को आपको डोनेट करना है, जैसे कि बी सी डी, जो भी पार्टी को आपने डोनेट कर दिया, तो आपने सी पार्टी को डोनेट कर दिया, तो वहाँ जाके डोनेट करके आ गई। अभी सी पार्टी क्या करेगी, ये जाएगी एसबीआई में या बैंक में जाके अपने जो भी खाता होगा वहाँ जाके ये बॉन्ड को देगी, और जो भी पैसे होंगे वो इनके अकाउंट में आएगी। ये है ना, इनको विदिन 15 दिन में करना है। अगर 15 दिन में इन्होंने जाके जमा नहीं कराया तो ये पैसे इनको नहीं मिलेंगे। तो ये सारा है 15 दिन में प्रोसेस पूरा होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें याद रखनी, पहली ओनली एसबीआई में जाना है, दूसरा जो बॉन्ड होता है वो ओनली एसबीआई से खरीद सकते हो, और 15 दिन में इसको जमा करवाना जरूरी है। पैसे कितने, 1000 मिनिमम है, उसके ऊपर 1000 से 10,000 ऊपर कितने भी हो सकते हैं। क्या ये बॉन्ड है वो टैक्स फ्री है, हाँ ये बॉन्ड है वो टैक्स फ्री है। तो ये चीज़ें भी याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या इसे फॉरेनर खरीद सकते, नहीं, ओनली इसे इंडियन ही खरीद सकते हैं, जो भारतीय है वो ही खरीद सकते, कोई बाहर का आदमी इसे नहीं खरीद सकता है। क्या ये ट्रांसपेरेंस है, नहीं, ट्रांसपेरेंस तो इस मामले में ट्रांसपेरेंसी है कि कौन सी पार्टी ने किसको दिया है, इस मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बाकी किसको कितना मिला है वो ट्रांसपेरेंसी है। तो अब इससे पहले सबसे पहले देखेंगे इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित क्यों किया है। तो पहले इसके पक्ष में देख लेते हैं, फिर विपक्ष में देखेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है उसको देखेंगे। पक्ष में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब इसे लागू किया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था ये ट्रांसपेरेंसी बनाएगी। किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी, कौन सी पार्टी को कितना मिल रहा है फंड, कहाँ से मिल रहा है चंदा, तो ये है ना एक ट्रांसपेरेंसी लाएगी। साथ ही साथ में जो ब्लैक मनी पहले चलती थी, ब्लैक मनी पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती थी, वो सारा रुक जाएगा। इसके मामले से ये सारा प्रोसेस है 15 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, पैरेलल जो इकोनॉमी चलती थी वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, ये तो इसके कुछ पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। अब विपक्ष में क्या है, सबसे पहले ये गुमनाम है, एनोनिमस है, कोई पता नहीं चलता किस पार्टी ने किसको दिए। और ये पता है ना एसबीआई में ये जा रहे हैं सारे फंड। एसबीआई किसकी कंपनी, गवर्नमेंट की, एसबीआई बैंक है गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट को पता चल सकता है। तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कौन सी कंपनी ने किस पार्टी को दिए, तो गवर्नमेंट उसको परेशान भी कर सकती है। तो ये नुकसान होगा। पहले गुमनाम है, किसी और को पता चलेगा नहीं, गवर्नमेंट को पता चलता है, गवर्नमेंट नुकसान कर सकती है। ट्रांसपेरेंसी का अभाव है इसमें, ठीक है, इनट्रांसपेरेंट है। फिर हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके भी खिलाफ है, तो ये तो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड घोषित किया, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का वायलेशन करता है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया था इसका। इसके अलावा इसमें जो कॉर्पोरेट एरियाज होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, उसका हस्तक्षेप भी बढ़ जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल था इलेक्ट्रिक बॉन्ड से संबंधित। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हो। यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछ सकती है, इस बार तो डेफिनेटली पूछ सकती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये। अब थोड़ा बहुत एसबीआई के बारे में जिक्र किया हुआ है, तो यूपीएससी तो एसबीआई के बारे में इतना पूछेगी नहीं, तो वनडे कोई भी एग्जाम है उसमें पूछ सकते हैं। तो एक बार देख लेना आप, एसबीआई इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इंपीरियल बैंक थी, अलग अलग बैंकों से इंपीरियल बैंक बनी 1921 में, 1921 में, और बाद में ये इंपीरियल बैंक है ये 1955 में जाके इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और ये बन गई एसबीआई। ये भारत की है ना सबसे बड़ी बैंक है। इंडिया के बारे में बात करें जैसे टोटल एसेट के मामले, तो ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है। ये एक डीसीप बैंक भी है। डीसीप क्या होती है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक होती है, उसे डीसीप बैंक कहा जाता है। क्या सीन होता है, देखो डीसीप बैंक में क्या होता है, ऐसी बैंक है जिसका इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू, ऐसी बैंक इतनी बड़ी बैंक होती है, अगर वो डूब जाए ना तो पूरी इकोनॉमी डूब जाएगी। अगर एसबीआई है कितनी बड़ी बैंक, अगर ये डूब जाएगी भारत की पूरी इकोनॉमी डूब जाएगी। तो इतनी बड़ी बैंक होती है, उसकी एसेट बहुत ज़्यादा होती है, उसके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी बैंक को डीसीप कहा जाता है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक कहा जाता है। ये कौन घोषित करता है, ये आरबीआई घोषित करता है। किस बैंक को घोषित कर, जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है वो इकोनॉमी में, उस बैंक को घोषित कर दिया जाता है। ये घोषित करने से क्या होता है, उस पर एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन की जाती ताकि पता चले कि वो किस प्रकार से काम कर रही है और उसे डूबने नहीं दिया जाता है। भारत में अभी कितनी डीसीप है, भारत में अभी 3 डीसीप है। कौन कौन सी है, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ये 3 डीसीप है। किसने घोषित किया, ये आरबीआई ने घोषित कर दिया। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल होगा, इलेक्ट्रिक बॉन्ड और एसबीआई के बारे में देख लिया, फिर डीसीप के बारे में देख दिया। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की, और नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है अर्थ होवर के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसीलिए, न्यूज़ देखो खास इंपॉर्टेंट है नहीं, हम देख लेते अर्थ होवर है क्या। अर्थ आवर का मतलब है आपको है ना मार्च मंथ में जो लास्ट सैटरडे होता है ना, उस दिन 1 घंटे के लिए
जितने भी इलेक्ट्रिक जो भी आपके घर में आइटम है उनको बंद कर देना है। सिंपल वर्ड में इलेक्ट्रिक आइटम जितने भी होते हैं, लाइट हो, पंखे हो, फ्रिज हो, कूलर हो, उसको मार्च का जो एंड में सैटरडे आएगा ना, जैसे कि 30 तारीख को मान लो कि सैटरडे है, तो 30 तारीख के सैटरडे के दिन जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम है उसे 1 घंटे के लिए बंद कर देना। अब क्यों बंद करना है? इससे क्या 1 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। अगर 1 घंटे तक पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी बचाई जाए ना तो कितना फ़ायदा होगा, कितनी इलेक्ट्रिक सेव होगी, यही देखने के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसमें है 190 कंट्री का सपोर्ट मिला हुआ है। ये शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसने शुरुआत की थी? इसकी शुरुआत की थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 2007 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो तब से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मार्च में इसे सेलिब्रेट किया जाता है और हर मार्च के जो आखिरी सैटरडे होता है इसी दिन 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिक जितने भी आइटम्स होते हैं उन्हें बंद कर लिया जाता है, उन्हें 1 घंटे के लिए रोक दिया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जाए। अब हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के बारे में बात करें तो ये एक एनजीओ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1961 में 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक एनजीओ है। काम क्या करता है? ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्य करता है, साथ ही साथ में एनवायरनमेंट पे जो ह्यूमन का इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, उसे कम करने का भी प्रयास करता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनजीओ है, सबसे बड़ा एनजीओ वर्ल्ड का। ये है ना 100 से ज़्यादा देशों में कार्यरत है। कौन देता है इसे? गवर्नमेंट के थ्रू भी फंड मिलता है, प्राइवेट सेक्टर से फंड मिलता है, प्राइवेट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से, एनजीओ के द्वारा भी इसे फंड मिलता है। अलग अलग जो भी एनजीओ होते हैं वो भी इसे फंड देता है। रिपोर्ट कौन सी रिलीज करता है? इसके द्वारा एक रिपोर्ट भी रिलीज किया जाता है जिसका नाम है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है 1980 से शुरुआत की गई थी, 1998 से शुरुआत की गई थी इस रिपोर्ट की। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट याद रखनी है, हाँ याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसे जारी किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा जारी किया जाता है। ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। अब एक प्लेस है वो भी न्यूज़ में था, तो प्लेस है न्यूज़ में इसको देख सकते हो, नंदूर मदेमसर बर्ड सेंचुरी के बारे में। तो ये कहाँ पर है? नंदूर मदेमसर जो बर्ड सेंचुरी है ये नासिक महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी है और महाराष्ट्र की पहली रामसर साइट भी है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बर्ड भी आते हैं, तो ये याद रखना नंदूर मदमसेर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में। ये रामसर साइट भी है। तो बस इतना सा इन्फॉर्मेशन है, ये याद रखना बस। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो ईडी के बारे में, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट के बारे में। न्यूज़ में क्यों है ये तो पूछना ही मत, न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में क्यों नहीं है। आज के टाइम में अगर ईडी न्यूज़ में नहीं है तो आप सपने में हो, क्योंकि ईडी हर दिन न्यूज़ में होती है, कभी किस मामले को लेके, कभी किस मामले को लेके। यूपीएससी में ना डेफिनेटली इस बार क्वेश्चन बनेगा, प्रीलिम में तो बनेगा ही बनेगा, मेंस में एक क्वेश्चन बनेगा कि ईडी है ना वो इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है तो इसे राजनीतिक वेपन के रूप में यूज़ किया जा रहा है, क्या ये सही है, इसमें क्या सुधार किया जाता है, इस प्रकार का घुमा फिरा के क्वेश्चन बनेगा और डेफिनेटली बनेगा। इतना ज़्यादा ईडी का यूज़ हो रहा है, तो आप इसे ना ध्यान से देखना ताकि इसका जो भी मेंस में भी क्वेश्चन बने ना तो भी आप लिख सको वहाँ पे। तो न्यूज़ तो वही है, केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया है। और क्यों किया गया लीकर मामले में आपको पता ही होगा, पूरा बैकग्राउंड में हम जाएंगे नहीं क्योंकि वो पूरा पॉलिटिकल इश्यूज बन जाता है और पॉलिटिक्स हमें पढ़ना नहीं है। यूपीएससी पॉलिटी भी कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है। अब ईडी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ईडी की स्थापना हुई थी 1956 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना हुई थी तब इसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट, इसका नाम था। अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टर है ना, उस टाइम इसका नाम था यूनिट था, ठीक है, प्रवर्तन इकाई के रूप में इसका नाम था। अभी इसका प्रवर्तन निदेशालय, उस टाइम में प्रवर्तन इकाई इसका नाम था। परिवर्तन डिपार्टमेंट में आता था स्टार्टिंग में, जब ये परिवर्तन यूनिवर्सिटी के रूप में ये काम करता तब ये आता था इकोनॉमिक अफेयर्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके तहत आता था। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो फेरा एक्ट के थ्रू की गई थी। फेरा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट है 1947 का, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। अभी इसका नाम क्या है? अभी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका नाम है, और ये 1957 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। अभी कौन सी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है? अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? ये आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है। तो ये चीज़ें याद रखने लायक है। हाँ, इस पर क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी कि कौन सी बॉडी है वो किसके अंतर्गत आती है, कौन सी डिपार्टमेंट में आती है, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री में आता है। तो ये चीज़ें जरूर याद रखनी है। तो ईडी पहले आती थी इकोनॉमिक अफेयर्स जो डिपार्टमेंट था उसके तहत आती थी। तो ये पहले की न्यूज़ है, इसे तो याद रखना नहीं। अभी की याद रखना है। अभी किस में आती है ईडी? अभी आती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू उसके तहत आती है। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कौन से एक्ट के तहत कार्य करती है? ये कार्य करती है फेरा एक्ट के तहत। फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट है 1947 का, उसके तहत इसे स्थापित किया गया था। काम क्या करती है? फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, 1999 का।
इसके तहत जो भी डील होता है, जो भी काम होते हैं वो करती है, इसे लागू करने का काम करती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, उसे भी लागू करने का काम करती है। इसके जो भी प्रावधान उसे लागू करने का, यानी फेमा एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इन दोनों को लागू करने का काम करती है। कंपोजिशन की बात करें तो इसकी खुद के कोई मेंबर नहीं होते, जो भी इसमें काम करते हैं ना अधिकारी, वो इसके खुद के नहीं होते। ये ऑफिसर है ना अलग अलग संस्थाओं से मंगवाती, जैसे कि SBI से चले, सॉरी RBI से है, UPSC से कुछ चले गए, IPS चले गई, कुछ IRS चले गई, तो ये अलग अलग संस्थाओं से इसमें जो भी ऑफिसर है वो जाते हैं। इसके कुछ और भी कार्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कुछ जैसे कि विजय माल्या का आपने नाम सुना होगा। ये क्या होता, एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर था, यानी कि धोखाधड़ी करके बाहर से बाहर भाग गया। तो ऐसे जो ऑफेंडर होते हैं उनके खिलाफ ही काम करता है। तो ये है जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है ना 2018 का, मतलब 2018 का एक एक्ट है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, इसके तहत भी काम करती है। अगर इस एक्ट के तहत कोई बाहर भाग जाता है उस भगोड़े के खिलाफ भी ये काम करती है। साथ ही जो कोपे पेसा एक्ट है, कोपे पोसा, जो 1974 का 1974 का, उसके मामलों में भी देख रेख करती है। तो ये सारी चीज़ एक बार नज़र मान लेना कि ये फ्यूजिटिव एक्ट जो एक्ट है उसे भी देखती है, कोपे पोसा में भी देखती है, फेमा को भी देखती है, PMLA को भी देखती है, फिर फेरा को भी देखती है। तो ये सारी चीज़ें एक बार दिमाग में जरूर रखना, ताकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूज ना हो। अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप कन्फ्यूज हो ना जाओ। अब ये चीज़ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और पूछा हुआ भी है कि ये ट्रायल के लिए क्या इसमें जो सिस्टम है, तो ट्रायल कैसे होता है। अगर कोर्ट के लिए क्या इनमें है, तो इनका एक तो खुद का ही कोर्ट होता है। अलग अलग जो एक्ट है ना, उस एक्ट के तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इनका जो एक कोर्ट बना हुआ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट है, उसके थ्रू इसमें जो मेंबर होते हैं कौन होते हैं, इसमें जज होते हैं। कौन से जज होते हैं, सेशन कोर्ट के जज होते हैं ना, वो बैठते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के जो कोर्ट होते हैं उसमें बैठते हैं। मतलब PMLA का एक अलग से कोर्ट होता है। ये जो कोर्ट होता है क्या देख रेख करता है, ये जो ED के थ्रू जो भी मामले आते हैं उनकी देख रेख करता है। इसमें कौन बैठता है, इसमें जो मेंबर होते हैं कहाँ से आते हैं, ये मेंबर आते हैं सेशन कोर्ट के, जो भी जज होते हैं वो वहाँ पर जाके बैठते हैं, वहाँ पे जाके देख रेख करते हैं। अब इनको अपॉइंट कौन करता है, इनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सलाह पर की जाती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक अलग से एक्ट भी है और एक अलग से इन्हें ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है। ये ट्रिब्यूनल एज ए कोर्ट काम करता है, ये एक ट्रिब्यूनल है, ये एज ए कोर्ट काम करता है। यहाँ पर जो मेंबर बैठते हैं ये कौन से कहाँ से आते हैं, ये आते हैं अलग अलग कोर्ट से, जो सेशन कोर्ट है वहाँ से आते हैं। कौन यहाँ पर भेजता है, केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाता है। केंद्र सरकार हाई कोर्ट से सलाह करती है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनसे सलाह करती, बाद में इनको वहाँ पर भेज देती है और ये सारे फैसलों पर सुनवाई करते हैं। जो ED के फैसले होते हैं ना, जहाँ पर जब केजरीवाल जी का फैसला इनके द्वारा किया जाएगा। अब इनके फैसले में अगर कोई दिक्कत आ जाए केजरीवाल जी को, इन्होंने केजरीवाल जी को लगे कि जो PMLA ने फैसला वो गलत दिया है, तो इनकी जो अपील होगी वो कहाँ होगी, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन सा है इनका, इनके खिलाफ जो सुनवाई करनी होगी वो कहाँ होगी, तो इनकी जो अपील ये सुनवाई होगी वो होगी हाई कोर्ट में। डायरेक्ट आप सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जान सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया हुआ है, अगर PMLA के थ्रू कोई भी मामला है उसकी सुनवाई है ना, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते हो, पहले आपको हाई कोर्ट में जाना होगा। हाई कोर्ट में अगर आप गलत साबित कर दिए तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो। तो एक अपील के थ्रू आना होगा, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते हो। इसको जरूर याद रखना, ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वर्ल्ड वाटर डे से संबंधित। सबसे पहले डे वाले UPSC पूछता नहीं, वन डे एग्जाम के लिए तो याद रखना, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आज है ना वाटर डे पर काफ़ी सारे आर्टिकल आए थे द हिंदू में, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वाटर की बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस बन रही है इसलिए है। बट ये प्रीलिम और मेंस के दोनों पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मेंस पे भी डायरेक्ट आ सकते हैं क्वेश्चन। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि वाटर है ना बहुत ज़्यादा क्राइसिस बन चुका है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर। सबसे पहले वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या थी इस बार की, थीम थी वाटर फॉर पीस। एम क्या था, वाटर को सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना, वाटर का सस्टेनेबल मैनेज करना, यही थीम थी, सॉरी इसका एम था। कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है ये 1930 मतलब 1993 से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब इसे एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है, मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में वाटर क्राइसिस है, इसके क्या कारण है, क्या समाधान है और क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किया, इस फॉर्म में देख लेते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से टैकल कर पाओ। तो सबसे पहले इसका डेटा दे के एंट्री कर लो, मतलब आपको इंट्रोडक्शन करना होगा। इंट्रोडक्शन अगर डेटा से करोगे तो वो और भी अच्छा लगेगा। इंट्रोडक्शन अगर UPSC में करना होता है, मेंस में किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको इंट्रोडक्शन करना है, एक तो आप थ्योरी दे सकते हो, थ्योरी में क्या उसकी डेफिनेशन दे दो, बट डेफिनेशन यहाँ पे बनेगी नहीं। क्यों डेफिनेशन नहीं बनेगी, हम बात कर रहे हैं वाटर के बारे में, क्या डेफिनेशन दोगे वाटर की, तो डेफिनेशन बनेगी नहीं। अब यहाँ पर डेटा दे के एंट्री करनी होगी। डेटा कैसे देना है, भारत में टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो है 18%। भारत के पास में वर्ल्ड का वाटर कितना है, ओनली 4%, ये डेटा दिया। इसके अलावा भारत का है वो 54%, 54% जो एरिया है वो हाई टू एक्सट्रीम हाई वाटर स्टेट को फेस कर रहा है। भारत का जो 54% एरिया है वो या तो एक्सट्रीम या एक्सट्रीम हाई
वाटर स्ट्रेस कहो या वाटर क्राइसिस को उसे फेस कर रहा है। सारे डेटा याद रखना कि भारत का 54% एरिया है वाटर स्ट्रेस को फेस कर रहा है। ये डेटा आपके काम आ जाएगा मेंस में डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए। ज़्यादा फेस किया जा रहा है, कौन सी राज्य है वो सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है, ये आप प्रीलिम में काम आ सकता है। तो तमिलनाडु, पंजाब, केरल, कर्नाटक, ये जो राज्य हैं वो सबसे ज़्यादा वाटर क्राइसिस को फेस कर सकता है। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे राजस्थान का नाम क्यों नहीं है, कोई और राज्य के नाम क्यों नहीं है, तो इसमें सीधा ही सीधा तमिलनाडु का नाम कैसा है, तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है। पंजाब सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है, पंजाब में 5 नदियाँ हैं फिर भी पंजाब फेस कर रहा है, देख रहे हो, तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे। फिर केरल है, कर्नाटक है, तो ये कुछ राज्य हैं वो सबसे ज़्यादा वाटर इसको फेस कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राउंड वाटर की जो भी है वो घटा है। यहाँ पर ये 5 राज्य हैं, यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो घटा है। अब कुछ राज्य जहाँ पर ग्राउंड वाटर बढ़ा भी है, कौन कौन से राज्य? आंध्र प्रदेश में ग्राउंड वाटर बढ़ा है, जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ा है, राजस्थान में बढ़ा है, मध्य प्रदेश में बढ़ा है। इन राज्यों में ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बढ़ा है। बाकी जो मैंने पहले डिस्कस किया वहाँ पर ग्राउंड वाटर का लेवल घटा है। इसके अलावा इंडिया का जो 70% जो वाटर है वो है प्रदूषित है, वहाँ पर पॉल्यूटेंट की मात्रा है, अलग अलग प्रकार के पॉल्यूटेंट उसमें मिले हुए, तो 70% तो वाटर है खराब है। भारत की 75% जो आबादी, 75% जो आबादी है वहाँ पर उससे पानी का पूर्ण जो क्लीन वाटर है उसका एक्सेस नहीं है। भारत की 75% जो आबादी है, 75% लोग हैं, उनको क्लीन वाटर नहीं मिलता, पीने का पानी जो शुद्ध पानी होता है वो मिलता ही नहीं है। तो ये सारे डेटा है, इसको आप आंसर में लिख सकते हो जब इंट्रोडक्शन दे रहे हो, अलग अलग तरीके से आप इसका इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हो। अब हम कुछ प्रीलिम पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि पानी में सबसे ज़्यादा किस किस की मात्रा, प्रदूषक जो होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो भारत में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जो हमारा जो वाटर होता है ड्रिंकिंग वाटर, उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो होती है नाइट्रेट्स की, फिर फ्लोराइड्स की होती है, फिर आर्सेनिक की होती है, फिर लेड की होती है, फिर कैडमियम की होती है। इनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और इनका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। इनसे डायरेक्ट कैंसर भी हो सकता है, जान भी जा सकती है इंसान। हर साल है ना 200 मिलियन लोग इसके कारण मरते हैं। 2 मिलियन लोग वाटर की कमी के कारण या वाटर में जो पॉल्यूटेंट्स है उनकी वजह से 2 मिलियन लोगों की जान जाती है। तो ये आंकड़े भी आप याद रख सकते हो। अब कुछ और फैक्ट है जो कि प्रीलिम में काम आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा है ना, पहले बात कर लेते हैं, ईजी क्वेश्चन है, कन्फ्यूज हो जाओगे। यूपीएससी ने जब पूछा था कन्फ्यूज हो गए थे लोग बाग। तो यूपीएससी ने पूछा था कि वाटर है ना कहाँ पे कितना मिलता है, तो सबसे पहले अर्थ के सरफेस पे कितना मिलता है और ओशियन में वाटर कितने % मिलता है। तो 2.5% जो वाटर है वो मिलता है फ्रेश वाटर के रूप में। 2.5% जो वाटर है वो मिलता है फ्रेश वाटर के रूप में। 96.5% जो वाटर है वो मिलता है ओशियन के रूप में, जो कि एक सलाइन वाटर है। तो ये डेटा याद रखना। हाँ, 2.5% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर के रूप में मिलता है। अब इस 2.5 में भी कितने % वाटर है वो ग्राउंड वाटर है, कितने % वाटर है जो हमारे लिए अवेलेबल है, कितना % ग्लेशियर में, तो 1.2% जो वाटर है वो हमारे लिए अवेलेबल है। 1.2% जो वाटर है हमारे लिए अवेलेबल है। फिर 30% है वो ग्राउंड में, नीचे है ज़मीन में, और 68% है वो कहाँ है, ग्लेशियर में। तो ये ग्लेशियर वाला 68% है, ये पिघल के समुद्र में चला जाएगा, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। 68% को भूल जाओ और 96% को भूल जाओ। 2.5 में भी 68% को आप भूल जाओ। देखो कितना कम पानी हमारे पास बचा है, बहुत ही कम बचा है। अब हम बात करते हैं 1.2 की, जो हमारे पास फ्रेश वाटर अभी अवेलेबल है, जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है पीने के लिए। इसमें भी 3% है वो तो हवा में है, जो वाटर वेपर के रूप में, ठीक है जी। इसके अलावा 1.2% है वो ओनली अवेलेबल है, बाकी जो लेक्स वगैरह होती है वहाँ पर है। तो ये देख रहे हो स्थिति, ये पूरी है वाटर की स्थिति। ये क्वेश्चन पूछे तो आप किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछे तो आप इसका आंसर दे दोगे। अब देख लेते हैं मेंस के क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में वाटर की जो स्थिति चल रही है, वाटर क्राइसिस चल रहा है, उसके क्या मतलब आप इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हो। तो भारत में पहले तो आबादी है, वर्ल्ड की 17% आबादी है, पीने का पानी केवल 4% ही है। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के 600 मिलियन जो लोग हैं वो तनाव में गुजर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है वाटर की कमी के कारण। 2 लाख मौतें हैं वो हर साल होती है भारत में। भारत की बात करें, भारत में 2 लाख मौतें हर साल पानी की कमी या प्रदूषकों के कारण होती है। अब क्या कारण है कि इतने ज़्यादा वाटर क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है? सबसे ज़्यादा एक्सेसिव यूज़, पहला कारण है एक्सेसिव यूज़, प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। भारत में 60% जो वाटर है उसका यूज़ होता है एग्रीकल्चर फील्ड में, इरीगेशन के रूप में। सिंचाई में ना 60% पानी का यूज़ होता है। प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे दिया जाएगा कितने % है वाटर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो एग्जांपल दिया जाएगा कि 60% है वो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, फिर एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। तो आप वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा। 60% जो भारत में पानी है वो इरीगेशन में यूज़ हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे यूज़ कर लेना, इस डेटा को वहाँ यूज़ आ जाते हैं। ऐसे डेटा पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, समझ ही नहीं आता है। तो 60% जो वाटर है उसका डायरेक्ट यूज़ होता है इरीगेशन में, ठीक है, सिंचाई में यूज़ होता है। फिर
इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। भारत का 85% पानी है वो तो ग्राउंड वाटर में भी है, तो अवेलेबल लोगों के लिए बहुत कम है, ग्राउंड वाटर में ज़्यादा है। पोल्यूटेंट्स की बात करें तो पोल्यूटेंट्स की एक रिपोर्ट निकलती है, उसमें से जो भारत का नंबर आता है ना उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो भारत का 122 देशों में से 120वां नंबर आता है। 122 कंट्री में भारत का 120 नंबर आता है। मतलब आप स्थिति देख लो, भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। यहाँ पर प्रदूषण की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है पानी के अंदर, तो जल प्रदूषण की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। फिर लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी होता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसका एक्सेस कम है लोगों के पास। लोगों के पास में सेफ जो वाटर होता है, क्लीन वाटर होता है, उनका एक्सेस है नहीं। तो ये सारे, एक तो प्रयोग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब दोहन बहुत ज़्यादा होता है। वाटर क्या फ्री है, मतलब बहुत कम, जैसे पैसे तो मिलते हैं अब तो क्लीन वाटर पैसे में मिलने लग गया, बट कहीं जगह आप गाँव वगैरह में देखोगे तो वाटर फ्री में मिल जाता है, तो उसका यूज़ होता ही रहता है। एक बार ठीक है यूज़, आपने इरीगेशन कर लिया है, उसके बाद में वो चलता रहता है। और भारत में जो भी खेती वगैरह भी होती है ना, वो होती जहाँ पर पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे आपने चावल वगैरह की खेती करोगे तो वहाँ पर पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। अब गवर्नमेंट भी क्या गलतियाँ करी, गवर्नमेंट की गलतियाँ यही है, गवर्नमेंट एमएसपी किस पे दे रही है, चावलों पे, गेहूं पे, जहां पर वाटर की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो वाटर इंस्टेंट जो फसलें होती हैं गवर्नमेंट उसको ज़्यादा प्रमोट कर रही है। इसका नुकसान ये होता है कि पानी की और ज़्यादा आवश्यकता होगी, पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो पानी का यूज़ ज़्यादा होगा और इसमें पानी की बर्बादी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ों भी फोकस किया। पानी को स्टोर करने की व्यवस्था है नहीं प्रॉपर, जो राजस्थान वगैरह में तो देखी जाती है, बाकी कई जगह ये स्टोरेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर पानी का जो भी वाटर की क्राइसिस है वो फेस करने को मिलती है। इसके अलावा भी फ्यूचर की बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ना, 2040 से 2080 के बीच में मोस्ट ऑफ जो आज ये प्रॉब्लम चल रही है ना, ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, आज से 3 टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़े लेवल पे फेस होगी और पानी के लिए महायुद्ध हो सकता है। मतलब कहा जाए तीसरा वर्ल्ड युद्ध है वो पानी के लिए, वर्ल्ड वॉर है वो पानी के लिए होगा। तो ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। तो पानी बहुत ही बड़ी समस्या बनने वाली है। अब इसमें क्या समाधान किए जा सकते हैं, समस्या तो हमने देख ली। सबसे पहले जहाँ पर सबसे हमने देखा ना प्रॉब्लम देखो, किसी भी यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन आए उसमें आपने प्रॉब्लम लिख ली तो आपका सॉल्यूशन तो लिख ही लेगा। प्रॉब्लम में क्या लिखा, सबसे ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ होता है, इसका अति प्रयोग होता है, तो अति प्रयोग कम कर लो। ऐसी फसलें उगाओ जहाँ पर पानी की आवश्यकता कम हो, ठीक है जी, कहीं जैसे बाजरा वगैरह होते हैं इनमें पानी की आवश्यकता कम हुई तो ऐसी फसलों को प्रमोट करो। ये भी आप आंसर में लिख सकते हो। तो अति प्रयोग को कम किया जाए, जो भी प्रयोग होता है एक्सेसिव यूज़ होता है उसको कम किया जाए। स्टोरेज की व्यवस्था करो, हमने देखा था स्टोरेज की व्यवस्था नहीं, तो पानी को स्टोरेज करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पानी को अच्छी तरह से स्टोर किया जा सके। यह हमारे खुद के बता रहे हैं, मतलब आपको लिखना होगा कि हम भविष्य के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, वहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि एक्सेसिव यूज है वो कम होना चाहिए, स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, इंटरलिंकिंग जो रिवर, मतलब रिवर इंटरलिंकिंग का जो परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना, उसे जल्दी से जल्द पूरा किया जाए। जितनी भी मतलब जैसे गंगा जैसी रिवर है, आप नॉर्थ इंडिया की ज़्यादा रिवर है ना, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो वो पानी सारा वेस्ट होकर जा रहा है, समुद्र में जाके मिल रहा है, तो वो ऐसी जगह पे भेजो। साउथ में साइड में जो भी रिवर होती है ना, पेनिनसुलर रिवर, वहाँ पर पानी की मात्रा कम है तो उसे लिंक करो। ये प्रोजेक्ट है, उसमें तवज्जो दो, इसको जल्द से जल्द पूरा करो ताकि जो पानी की किल्लत है उसे दूर किया जा सके। साथ ही साथ में जो ग्राउंड वाटर है उसे रिचार्ज करने का टाइम दिया जाए और जितना भी हो सके अवेयरनेस फैलाओ, लोगों में एजुकेट करो कि पानी को बचाओ, वाटर सेव करना जरूरी है। तो आप गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए। जब तक लोग आगे नहीं आएंगे तब तक पानी को बचाया नहीं जा सकता। पानी को छोड़ो, किसी भी चीज़ को नहीं बचा सकता, जब तक लोग आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए। ये भी लिखा जा सकता है आंसर में कि गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए। तो गवर्नमेंट ने जल संरक्षण के लिए मनरेगा एक स्कीम लाई थी। इसके थ्रू क्या होता है, किसी भी प्रकार से पानी को सिक्योर करने के लिए तालाब बनाए जाएंगे, चेक बनाया जाएगा, बांध देना वो रिजर्वर बनाए जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने दूसरा गवर्नमेंट लेके आई थी जल क्रांति अभियान लेके आई थी, जिसका उद्देश्य है कि वाटर के जो भी मतलब रेन का जो वाटर होगा उसे स्टोर करने के लिए स्टोरेज बनाए जाएंगे। फिर गवर्नमेंट लेके आई थी राष्ट्रीय जल मिशन लेके आई थी, फिर अटल भूजल योजना लेके आई थी, फिर जल जीवन मिशन लेके आई थी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन लेके आई थी। तो अलग अलग गवर्नमेंट भी स्कीम लेके आई है जिसके थ्रू जो वाटर है उसे स्टोर किया जाए, वाटर में जो भी प्रदूषण हो उसकी मात्रा कम की जाए और प्रदूषण के थ्रू जो बीमारियां होती है उसे भी कम की जाए। तो वाटर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण भी जो भी दिक्कत है उसे भी कम करना चाहिए। जो भी इंडस्ट्री का वेस्टेज है उसके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो सीधा जाके रिवर में नहीं मिले, और रिवर में मिलेगा तो पूरी रिवर पॉल्यूटेंट हो जाएगी। गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए कब से योजना चल रही है, यमुना रिवर को क्लीन करने के लिए कब से योजना चल रही है, फिर भी स्थिति उनकी वही है। उन सबको रोकना जरूरी है और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक इसके लिए प्रॉपर कोई प्रोविज़न ना हो, प्रॉपर कोई एक्ट ना हो। गवर्नमेंट जब तक इस पर आगे नहीं आएगी, गवर्नमेंट को एक्ट बनाने होंगे, इसके लिए प्रावधान करने होंगे, इसके लिए जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। जब तक दंड का प्रावधान नहीं होगा तब तक यह काम नहीं हो सकता है।
ये हमारा पूरा आर्टिकल हो गया वाटर क्राइसिस से संबंधित। अब हम देख लेते हैं गंगा रिवर है ना, उसके बेसिन से संबंधित थोड़ा बहुत न्यूज़ तो नहीं थी, बट जब वाटर की जिक्र हुई तो उसे भी देख लेते हैं। तो इसमें ओरिजिन के बारे में देख लेते हो। गंगा रिवर का ओरिजिन है भागीरथी के रूप में होता है। भागीरथी का ओरिजिन कैसे होता है, तो ऊपर से यमुनोत्री से यमुना आती है, फिर इधर से है ना भागीरथी आती है, फिर मंदाकिनी आती है, फिर अलकनंदा आती है, फिर धौली गंगा है, पिंडार है, यहाँ पर 5 प्रयाग बन जाते हैं। तो ये आप एक बार देख लेना, इसको रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर क्वेश्चन बना तो कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, तो ये भी आप देख सकते हो। तो ये हमारा इससे संबंधित आर्टिकल हो गया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से संबंधित है। 2024 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज हुई है, इससे संबंधित है। तो न्यूज़ में तो हमें समझ में आ गया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज हुई है, इसलिए न्यूज़ में टॉप की बात करें, टॉप किसने किया, वही 3 देश डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन, इन तीनों ने टॉप किए। हर बार ये टॉप करते आ रहे 7 सालों से, तो आपको इसको याद ही नहीं रखना है, टॉप करने में फिक्स है ये 3। खुशी रहते हैं ये देश, जब भी देखो तो खुशी रहते हैं। हम कौन सा दुख रहते हैं भाई, हम तो खुशी रहते हैं। किसी ने आके पूछा ही नहीं तुम खुश हो कि नहीं हो, पर पता नहीं क्या ही है। तो ये 3 देश है वो हैप्पीनेस में टॉप पर है। फिर खराब कौन है, सबसे ज़्यादा दुखी कौन है, तो दुखी है अफगानिस्तान, ये हर साल लास्ट में आता है, इस बार भी लास्ट में ये। भारत की कौन सी स्थिति है, भारत की 126वीं 126 पोजीशन है भारत की। तो भारत 126वें नंबर पर, भारत की स्थिति भी बहुत खराब है, दुखी भारत में ज़्यादा लोग हैं। तो दुखी मत रहो ताकि स्थिति सुधरे, ठीक है जी। जारी कौन करता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, भारत की स्थिति इंपॉर्टेंट है। तो ये आप एज ए मेंस में डेटा की तरह यूज़ कर सकते हो। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति खराब है, ये डेटा आप जारी कर सकते हो। जारी किया जाता है इसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। रट लो, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। एनुअल है, वार्षिक है, इसका मतलब हर साल रिलीज होता है। कितने देशों का डेटा जारी किया जाता है, 150 देशों का डेटा जारी किया जाता है। वार्षिक है, SDNSN द्वारा इसे जारी किया जाता है। 6 की फैक्टर है। की फैक्टर क्या होता है, कौन कौन से क्राइटेरिया को अपना के इसे जारी किया जाता है, मतलब कैसे पता चलेगा कौन सा देश कितना हैप्पी है, तो कौन कौन से क्राइटेरिया को अपनाया जाता है। ये 6 जो क्राइटेरिया उसको अपनाया जाता है। क्या इन 6 क्राइटेरिया को याद रखना, हाँ इन 6 क्राइटेरिया को याद रखना है। बड़ी रिपोर्ट है, UPSC क्वेश्चन पूछता है, कई बार पहले भी पूछ चुका है, तो इन 6 क्राइटेरिया को याद रखना है। तो 6 क्राइटेरिया याद रखो। पहला कौन सा है, पहला है सामाजिक समर्थन या सोशल सपोर्ट, दूसरा इनकम या आय, तीसरा है हेल्थ, चौथा फ्रीडम, पांचवा जेनसिटी, छठा एब्सेंस ऑफ करप्शन। कौन कौन से 6, सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार का अभाव। कौन कौन से सामाजिक समर्थन, आय, भ्रष्टाचार का अभाव, उदारता, स्वतंत्रता और स्वास्थ्य, ये 6 क्राइटेरिया याद रखना। इस 6 क्राइटेरिया के आधार पर इसे रिलीज किया जाता है। ये हमारा पूरा आर्टिकल हो गया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से संबंधित। क्या क्या देखा हमने देखा सबसे पहले इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में देखा, इसके बारे में डिटेल से देखा, प्रीलिम मेंस के दोनों के पर्सपेक्टिव से। फिर हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में देखा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। फिर SBI के बारे में देखा, फिर DSIP के बारे में देखा, डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक जो भी होती है उनके बारे में देखा। फिर अर्थ आवर के बारे में देखा, क्या था अर्थ आवर, 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी बंद रखो, वो था अर्थ आवर, उसके बारे में देखा। फिर हमने देखा था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसके बारे में देखा था, ऑर्गेनाइजेशन थी, NGO था एक। फिर नंदूर जो बर्ड सेंचुरी, उसके बारे में देखा, कहाँ थी, ये महाराष्ट्र में थी। फिर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टोरेट यानी ED के बारे में देखा हमने। फिर हमने लास्ट जो आर्टिकल देखा था वर्ल्ड वाटर डे से संबंधित था, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, मेंस प्रीलिम दोनों के पर्सपेक्टिव से देखा। फिर फाइनल जो आर्टिकल देखा हमने वो देखा था हैप्पीनेस रिपोर्ट से संबंधित। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।